किस तरह से आप अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्या चीजें हैं जो लोग मिस कर रहे हैं, जो उन्हें करनी चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए? 6 करोड़ की कंपनी को हम 1 साल में 30 करोड़ पे लेके गए। 30 करोड़। लोग गलती क्या करते हैं, हर एक को टारगेट करते हैं, एवरीवन इज माय कस्टमर। आज की डेट में ऑनलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऑनलाइन में नहीं होंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। फाइनेंशियल जब आपको क्राइसिस आती है, उस टाइम में बिजनेस में कैसे आप उबर सकते हो? इतने साल से बिजनेस कर रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे अटके हुए हो। आपके बाद में लोग आए, उन्होंने 20 25 100 200 करोड़ पे लेके चले गए, आप वहीं पे अटके हो। मतलब कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते हो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को दूर से देखना शुरू करो। नॉर्मली जो चैलेंजेस आते हैं बिजनेस ओनर के सामने, वो 3 एरिया में आते हैं। एक तो कस्टमर सही नहीं मिल रहे हैं उनके पास, लीड सही नहीं है उनके पास, उनका सेल नहीं हो रहा है, या फिर उनकी टीम बराबर काम नहीं कर रही है। ये 3 एरिया पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सबसे बड़ा फेलियर क्या था? मैं अगर इनसे लाख वाले काम करवा रहा हूँ तो मैं करोड़ वाले करवा सकता हूँ। मैं अगर 1000 वाले काम करूँ तो मैं लाख वाले टास्क ले सकता हूँ। जो टीम 1 करोड़ से कम का बिजनेस लेके आती थी, उसी में से कुछ सेल्समैन रहते थे 7.5 और 8 करोड़ का बिजनेस लेकर। ये कल्चर जब आप डेवलप करते हो, बिजनेस रॉकेट की तरह आपका ग्रो होगा। सो लास्ट मंथ मेरी टीम ने मुझे एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में बातें हो रही थी बिजनेस की, कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ दे सकते हो। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में उसमें बताया गया था कि आप ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे शहरों से बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो बड़े बड़े आईएम्स में जाएं या बड़े किसी कॉलेज में जाके वहाँ पढ़ाई करके फिर बिजनेस अपना स्टार्ट करें। क्योंकि हर एक छोटा बंदा जो दुकान चला रहा है वो भी एक बिजनेस चला रहा है, और उसे स्टडीज़ का पता होना चाहिए कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें वो अप्लाई कर सकता है अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। सो वो वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, और मैंने कहा चलो सलमान सर को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है तो कैसे उसको 10x ले जा सकता है, कैसे उसको ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहले स्वागत है सलमान सर आपका द डिकोड शो में। कैसे हो आप? अश्विनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम बिना देरी किए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपने 10x ग्रोथ वाली जो स्ट्रेटजी बताई थी, एक बार हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दो कि 10x ग्रोथ स्ट्रेटजी है क्या। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है हमें किसके लिए काम करना है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हमें कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। लोग गलती क्या करते हैं, हर एक को टारगेट करते हैं, एवरीवन इज माय कस्टमर। और यहाँ पर जो चैलेंजेस आता है इनके सामने, 3 कैटेगरी के कस्टमर आते हैं, हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू। और यहाँ पर ये स्ट्रगल करते हैं ज़्यादातर। ये धंधा जनरेट करने के लिए, रोकड़ा जनरेट करने के लिए सी कैटेगरी क्लाइंट में आ जाते हैं। और सी कैटेगरी जो क्लाइंट होता है, धंधा कम देता है, प्रॉफिट मार्जिन कम देता है, वॉल्यूम भी कम देता है, वैल्यू भी कम देता है, और निचोड़ देता है आपको। तो इसको एंटरटेन करने के चक्कर में, इसको मैनेज करने में पूरी एनर्जी भी ड्रेन होती है और कैश फ्लो नहीं बढ़ता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना हु इज माई ट्राइब। तो हमारा ट्राइब वो है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिनका पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है लेकिन बाइंग इंटेंट होता है, उनका बाइंग इंटेंट होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ हमें काम करना है जिनके पास हमारे प्रोडक्ट खरीदने की ताकत भी है या इंटेंट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप काम करते हैं वैसे आप बनते हैं। स्ट्रगलर के साथ काम करोगे तो स्ट्रगलर बनोगे आप, राइट। तो कैश फ्लो बढ़ाना है हमें, तो सही ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। तो हमें अपना कस्टमर अवतार आइडेंटिफाई करना है। कस्टमर अवतार हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें उसका कैलकुलेशन बिठाना है कि मुझे ये साल में ये नंबर अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ कि हमें 1 CR का टारगेट अचीव करना है या 10 CR का अचीव करना है, हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कैटेगरी ए हो सकती है, कैटेगरी बी हो सकती है, कैटेगरी सी हो सकती है। कोई प्रोडक्ट का रेंज हमारा 1 लाख का होगा, कोई हमारा 1.25 लाख का होगा, कोई हमारा 1.5 लाख का होगा। हमें कैटेगराइज करना है। हमें देखना है लास्ट ईयर जो हमने टर्नओवर अचीव किया था, सपोज 50 लाख जनरेट किया था हमने, तो ए, बी और सी का हमने कितना कितना आइटम बेचा था हमने। तो कोई हमारा 50% होगा, कोई 30% होगा, कोई 20% होगा। ये परसेंटेज हमें क्या मालूम पड़ गया। अब हमने जो टारगेट ये साल सेट किया है, तो हमने देखा कि ये साल हमें डबल करना है, 50 लाख को 1 CR करना है या 5 CR को 10 CR करना है। तो जो लास्ट ईयर परसेंटेज रेशो था ए, बी, सी कैटेगरी का, सेम रहेगा। अगर मुझे ए कैटेगरी, मतलब मेरा 1.25 लाख वाले प्रोडक्ट से 50% धंधा आया था, तो ये साल भी मुझे 1.25 लाख से 50% धंधा आएगा। उसको मुझे डिवाइड करना है। तो ए वाले कितने कस्टमर लगेंगे, बी वाले कितने लगेंगे, सी वाले कितने कैटेगरी लगेंगे, और उसको मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है। नॉर्मली जो लोग डिवाइड करते हैं, अपने टर्नओवर को डिवाइड करते हैं कि मुझे
50 लाख का टर्नओवर करना है, इतना करना है, उसको यूनिट में कन्वर्ट करो। ओके। अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है आपका, एक एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको 100 प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ, सॉरी 100 टू यूनिट। इंटरप्ट यू, यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट आप पकड़ लो, उससे अगर आप बताओगे तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सपोज अगर एक इंसान है और उसने अपना बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, वो केक वगैरह बेचता है, बिस्किट्स बैग बेचता है, अपनी एक उसने शॉप खोल रखी है जिस पे वो बेकरी वाली है, सारे जो भी आइटम्स होते हैं वो बेचता है। अब उसके ऊपर ये बताओ कि अगर उसका सपोज 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, 1 लाख रुपए का उसका रेवेन्यू है, तो ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करेंगे? अब 1 लाख रुपए महीना अगर आ रहा है तो साल का 12 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है। इस बिजनेस को उसको डबल करना है, एक हाँ। एग्जांपल 12 को 24 करना है। राइट। तो या तो वो B2B में कर रहा होगा या तो B2C कर रहा होगा। ठीक है। B2B मतलब छोटे दुकानदार उसकी बेकरी से माल लेके जा रहे हैं और वो जाके सेल कर रहे हैं, तो B2B हो गया। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर टाइप राइट, का। हाँ। अब यहाँ पर देखना है 3 कैटेगरी के कस्टमर हो सकते हैं। कोई आदमी अगर 1 लाख का माल जा रहा है उसका, तो कोई आदमी 50,000 का ले रहा है, कोई 25 का ले रहा है, कोई 75 का माल ले रहा है, ठीक एक है। एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमने ये साल जो बिजनेस किया, हमने साल भर में जो भी बिजनेस किया, तो एक कैटेगरी जो हमारे पास था, जो सबसे बड़ा कैटेगरी था 75,000 वाला था, उसमें कितने परसेंट कस्टमर थे? तो 50% हमारे को ए कैटेगरी से आया, 75 वालों से। बी कैटेगरी हमारा 50% था, तो बी कैटेगरी से हमारे को 30% बिजनेस आया। ठीक है। सी कैटेगरी हमारा 25,000 था, 20% आया। तो 50% हमारा ए कैटेगरी से, 30% हमारा बी कैटेगरी से, 20% हमारा सी कैटेगरी से आया। ये हमें बाइफिकेशन मालूम पड़ गया। हमने प्रोडक्ट डबल किया, मतलब टारगेट डबल किया हमने। ठीक तो है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे को जो कस्टमर लगेंगे, 50% धंधा हमारे को यहाँ से आने वाला है, 30% हमारे को यहाँ से आएगा, 20% हमारे को यहाँ से आएगा। उसकी बेसिस पर हमें कन्वर्ट करना है। तो सेल्स रेशियो मालूम पड़ गया, इतना इतना प्रोडक्ट मेरे को सेल करना है। ठीक है। 75 वाले इतने यूनिट जाएंगे, ये वाले इतने जाएंगे, इतने जाएंगे। तो नंबर को मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब यही फिगर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे दिखाई देगा 25 लाख का माल बेचना है, 75 लाख का माल बेचना है। 75 लाख 25 लाख बड़ा दिखाई देगा। जब यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 50 यूनिट, 10 यूनिट या 20 यूनिट दिखाई देंगे। ठीक है। तो 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट जो रहेगा, ये छोटा नंबर है। तो हमें इजीली अंडरस्टैंड करेगा माइंड, यार 50 ही तो डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ना है अपने को, ये ठीक है। 50 ही दुकानदार पकड़ना है अपने को, ये साल भर में 50 तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो यूनिट में कन्वर्ट करना है हमारे को। ठीक है। तो नंबर कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमें इतने कस्टमर चाहिए। सपोज हमें ए कैटेगरी के 100 कस्टमर चाहिए, बी कैटेगरी के 150 चाहिए और सी कैटेगरी के 120 समथिंग चाहिए। ठीक है। अब हमें मालूम पड़ गया कितना लीड हमें जनरेट करना है। ए कैटेगरी कितना करना है, बी कैटेगरी करना है, सी कैटेगरी। उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करेंगे? हमारा लॉ ऑफ एवरेज हमें आइडेंटिफाई करना है। 100 में हमारा कन्वर्जन कितना है? अगर अच्छा। 100 लोगों से हम बात कर रहे हैं, 50 लोग दुकानदार हमारा माल खरीदते हैं, 25 खरीदते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर के हिसाब से हम मार्केटिंग हम कर सकते हैं। इतना लीड जनरेट करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज में हमारा कन्वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। मैथमेटिक्स लोगों की क्लियर नहीं है। अच्छा। राइट। तो यहाँ पर हमें हाई टिकट में जाना है, बड़े टिकट पे जाना है। और जब हम बड़े टिकट पे जाएंगे तो हमारे बिजनेस को 10x कर पाएंगे। नॉर्मली जो चैलेंजेस आते हैं बिजनेस ओनर के सामने, वो 3 एरिया में आते हैं। एक तो कस्टमर सही नहीं मिल रहे हैं उनके पास, लीड सही नहीं है उनके पास, सेल्स नहीं हो रहा है उनके पास, उनका सेल नहीं हो रहा है, या फिर उनकी टीम बराबर काम नहीं कर रही है। ये 3 एरिया पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर कस्टमर सही नहीं है, मतलब हम मार्केटिंग सही नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग कर नहीं रहे हैं, हम वर्ड ऑफ माउथ पर रिलाई कर रहे हैं। और वर्ड ऑफ माउथ पे अगर हम रिलाई कर रहे हैं तो बिजनेस को लंबा नहीं कर सकते हम। तो मार्केटिंग में आप किस तरह के मोड के लिए ज़्यादा सजेस्ट करते हो? आज ऑनलाइन की डेट मार्केटिंग में या आज की डेट में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑनलाइन में नहीं होंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ऑनलाइन का कहने का मतलब क्या है? 2 तरह का होता है। एक तो इसमें जो पेज बना के क्रिएटर बन जाओ और उसके बाद से अपना करो, जो कि मोस्टली आजकल जितने आजकल भी लोग सोशल मीडिया पे पूरा टाइम रहता है इन लोगों का, राइट मोबाइल पे, राइट राइट इंस्टाग्राम, राइट व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टाग्राम है। पे रहेंगे, अपना व्हाट्सएप पे रहेंगे, यूट्यूब पे फेसबुक। रहेंगे, कहीं ना कहीं पे रहेंगे, फेसबुक पे रहेंगे। यहाँ पर आप दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ओके। अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट होने वाले हो। क्योंकि पुराने जो लोग हैं, 40+ जो लोग हैं, ये उस जमाने के लोग हैं जिस टाइम पे ये सब ऑरकुट, ये फेसबुक वगैरह नहीं आया राइट था। राइट राइट। राइट। ये टेक्नोलॉजी उनको पता ही नहीं है। ये लोग आपके रेफरेंस रिलेशन पे आ रहे हैं, आपको जानते हैं, बोलते हैं मेरे को जरूरत नहीं है तो मेरे को धंधा आ रहा है, रिलेशन पे आ रहा है। लेकिन ये मार्केट, ये जो सेगमेंट है, ये आउटडेट होते जा रहा है। ओके। अब इनका खर्चे कैपेसिटी खत्म होते जा रहा है। अब ये रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। आपका कस्टमर कौन है? इनका बच्चा, 20 साल का लड़का, इसके पास 30 साल है पैसा खर्च करने, 40 साल खर्च करने के लिए। ठीक है। हमें ये क्राउड चाहिए। ये क्राउड रिलेशन पे नहीं आएगा, ये क्राउड फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स है, वहां पर आपको आना पड़ेगा। ये यहाँ पे सर्च करता है, ये दुकान पे नहीं जाता है। ओके। तो जब यहाँ पर दिखाई दोगे तो लोग आपके पास आएंगे। और यहाँ पे भी फिर वही चीज़ आपकी कनेक्ट हो रही है कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है, आपकी आपका टारगेट ग्रुप क्या है? ऑडियंस क्या है, क्योंकि Right. आप जब भी ऐड करोगे, ऐड चलाओगे, तो राइट।
बजट और सारी चीज़ें डिसाइड इसी पे होंगी कि आपको दिखाना किसे Right. है, एक पर्टिकुलर एरिया में Right. दिखाना है, पूरे स्टेट में दिखाना है, और पैन इंडिया दिखाना है, या आपको किसी पर्टिकुलर एक छोटे से मोहल्ले में दिखाना है। राइट तो उसलिए भी आपका जो टारगेट ऑडियंस फाइंड करने का जो पर्सोना बेसिकली आपको बनाना है अपने राइट बिजनेस के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो तो जाता है। सबसे पहले हमें कस्टमर अवतार डिफाइन करना बहुत जरूरी है, राइट, किसके लिए मैं कर रहा हूँ। उसके लिए कोई मेथड आप बता सकते हो यहाँ पे थोड़ा छोटे में, शॉर्ट में? पहले हमें देखना मार्केट की नीड क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे ठीक है, बर्निंग डिजायर क्या है। ओके, बर्निंग डिजायर ये है, ये सेगमेंट की। अब ये सेगमेंट में कौन से लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, कौन से लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते पोटेंशियल हैं, कस्टमर्स के हैं। पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं। ठीक है, अब मैं अगर बिजनेस कोचिंग के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, एक ऐड बना रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं 20 साल 18 साल के बच्चों को टारगेट करूंगा, सबको दिखाऊंगा मैं बड़ा ऑडियंस बनाने के लिए, ये लोग डिसीजन मेकर नहीं है। इसमें एक दो रहेंगे, रेयर रहेंगे, लेकिन ये मेरा मार्केट नहीं है। राइट तो मैं जो अगर सेट कर रहा हूँ 28 साल या 26 साल सेट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर एक पर्टिकुलर एज दे रहा हूँ, 50 या 45 दे रहा हूँ, ये सेगमेंट में टारगेट करो, ये डिसीजन मेकर भी है, राइट, राइट ऑडियंस है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया। ऐसे कुछ फिल्टर हमें लगाना पड़ेंगे, किस किस को हम टारगेट कर रहे हैं, कौन से एरियाज हो गए, कौन से सिटीज़ हो गए हमारे जिनको हमें टारगेट करना है। तो ये बहुत मैटर करता है। हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पे ऐड कैंपेन करते टाइम पे, एक कैंपेन हम रन कर रहे थे, और उस सेगमेंट में हमारे पास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आने लगे हमारे पास, राइट, दिखाई देने का। मेरी टीम काम कर रही थी, बोले यार यही यही पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के लोग कैसे आ रहे हैं। तो जो बंदा ऐड बना रहा था तो वो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, उस कम्युनिटी को एरिया टारगेट कर रहा था, और बोला यार ये लोग तो हमारा ऑडियंस है ही नहीं, ये तो हमको बिजनेस देते नहीं है, ये लोग तो कोचिंग में बिलीव नहीं करते हैं, तो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो जब मैंने फिल्ट्रेशन करके देखा तो मुझे पता चला दिल्ली का जैसे जामा मस्जिद एरिया हो गया, ऐसे बहुत सारे एरियाज देखे, राइट, राइट, मुंबई का अपना, ऐसे बहुत सारे एरिया दिखाई दिए। मतलब ये एरिया एक्सक्लूड करना है, ओके, ये लोग अच्छे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे कस्टमर नहीं है। ओके, ठीक है, हमारी ऑडियंस कौन है उस एरिया में टारगेट। तो हमने वो एरिया हमने एक्सक्लूड किया, मतलब ये लोग चाहिए नहीं। मैं मेरी बात करूं, अगर आपके वो एरिया है तो आपको दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है आपको। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एरिया टारगेट करेंगे ज़्यादा, लेकिन आपका सब हर एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। हर एक को आपका ऐड दिखाने की जरूरत क्या है जो नहीं बाई करेगा आपका। राइट, राइट, तो वहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। राइट। सो आप 2013 से कोचिंग की इंडस्ट्री में हो, जी आप लोग को ट्रेन करते हो कि किस तरह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपको चैलेंजेस कहाँ दिखता है लोगों में, कि क्या चीज़ें हैं जो लोग मिस कर रहे हैं, जो लैक कर रहे हैं, जो उन्हें करनी चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के दौरान? सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, लोग अपने ऊपर काम करते नहीं है, ज़्यादा करके लर्निंग पे नहीं जाते हैं, ध्यान नहीं देते, सीखते नहीं है। उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, यार हमें कौन सिखाएगा, ओके, हम तो ये पर्टिकुलर सेक्टर से आते हैं, हम तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, हम तो बिजनेस फैमिली से आते हैं, और हमने अपने दम पे धंधा किया था, हमें सब पता है। आई नो दैट, ये 3 वर्ड ने बर्बाद किया हुआ है। ओके, इतने साल से बिजनेस कर रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे अटके हुए हो, आपके बाद में लोग आए, उन्होंने 20 25 100 200 करोड़ पे लेके चले गए, आप वहीं पे अटके हो। मतलब कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते हो, लेकिन आपके अंदर एक ईगो है, और वो ईगो आपको निकलने नहीं दे रही है, सीखने दे रही है। तो लर्निंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं पता है वो सीखना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है, और जो ये सेक्टर पे बैठे, जो ये लेवल बैठे 100 200 सीआर बैठे हुए हैं, ये Right. हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे, इनकी जड़ें बहुत मजबूत रहेंगी। ये हमेशा रहेंगे, कोई मुझे एक आइडिया मिल जाए, 1 आइडिया कैन चेंज माई लाइफ, मुझे एक क्लू मिल जाए, वो एक क्लू मेरे बिजनेस को यहाँ से यहाँ ले जाएगा। ये ओपन रहते हैं लर्निंग के लिए। राइट, तो लर्निंग पे हमें काम करना है। दूसरा आता है करेज। करेज होना चाहिए हमारे पास बिल्कुल, डिसीजन लेने का। अपॉर्चुनिटी आती है, यूं डिसीजन लेना चाहिए। ये लोग डिसीजन ले नहीं पाते, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, अभी नहीं। वो इसलिए होता है कि हर एक का माइंड जो है ना, डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है, और माइंड आपको रोकता है। माइंड ऐसी ऐसी कहानियां बताएगा, ऐसे ऐसे एविडेंस देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा आपको, वो रोकता है। और यहाँ पर आप लड़ नहीं पाते और डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ें आपके सामने से मिस हो जाती हैं। क्या होगा, पैसा डूब जाएगा ना आपका, और क्या जाएगा, लेकिन लर्निंग मिलेगी वहाँ से आपको। हमने भी बहुत सारे, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर हम लोग काम कर रहे थे अपने बिजनेस कोचिंग में, 40-50 लाख हमने मार्केट में डाला, हमने मार्केट में लास्ट 4-5 महीने में, लास्ट ईयर के, और हमें बड़ा लॉस हुआ। लेकिन वहां से हमने लर्निंग जो की ना, उसके बाद हमने उससे ज़्यादा रिकवर कर लिया। हमने ये मॉडल काम नहीं किया, फटाफट मॉडल चेंज किया। तो रिस्क एपेटाइट कितना है आपका, करेज कितना है, ओके, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा अपने बिजनेस में, क्या आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा भी करना पड़ेगा, सीखने पे लगाना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग पे टाइम लगाना पड़ेगा, सिस्टम एंड प्रोसेस बनाने पे टाइम लगाना पड़ेगा। वो लगाने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा चल रहा है, इसको चलने तो चल, दाल रोटी तो चल ही रही है ना, वो बाद में देखेंगे। लेट गो करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, और वहाँ ट्रैप में फंस जाते हैं वो लोग।
ओके, सो आपने बिजनेस कोचिंग स्टार्ट कब की थी और कैसे स्टार्ट किया था? मतलब क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया मैं कि आपको लगा ये स्टार्ट करना 2013 से चाहिए? पहले प्रोफेसर था मुंबई यूनिवर्सिटी में, एक एफिलिएट कॉलेज के लिए मैं एक एचओडी की पोस्ट पे था, बीएससी आईटी ओके, डिपार्टमेंट के लिए। नाइस। और वहाँ से मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला हर एक के इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने अपना हिडन टैलेंट आइडेंटिफाई किया। अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने एक कम्युनिटी बनाई अलग अलग चार पांच लोगों से, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के जो मेरे कलीग प्रोफेसर थे जो मेरे अंडर में काम करते थे उनका, ऐसे कई ग्रुप से मैंने उनको कहा मुझे लेटर में लिख के दो कि तुम्हें मेरे अंदर क्या क्वालिटी अलग दिखती है। बोले हम बताते हैं, मेरा बताओ मत, लिख के दो। जब आदमी लिख के देता है तो सोच के बताता है कौन सी तीन चीज़ें हैं पॉजिटिव, कौन सी तीन चीज़ें जो मुझे नेगेटिव है, तुम लिख के दो। तो जो कॉमन डेटा जो मुझे, जो कॉमन चीज़ मुझे मिली वो मिली कम्युनिकेशन। कि सलमान तेरी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों को कन्विंस करता था, इन्फ्लुएंस करता था। यही रीज़न था कि मैं यूनिवर्सिटी में के लिए, एक कॉलेज के लिए मैं एचओडी की पोस्ट पे गया राइट। और लीडरशिप क्वालिटी थी। तो मुझे पता चला कम्युनिकेशन में कुछ करना चाहिए। वहाँ से लर्निंग मोड पे आया, फिर पहला एक प्रोग्राम किया, एक बड़े प्रोग्राम में गया, देखा मैंने 200 लोगों की भीड़ थी वहाँ पर, एक कोच आया वहाँ से, तो अंदर से लगा कि यार एक दिन मैं भी यही करूँगा। और वहाँ से स्किल डेवलप करना शुरू किया। शुरू में हम पर्सनली डेवलपमेंट से अलग अलग कोर्स चलाने लगे, और धीरे धीरे समझ में आया कि कुछ अगर लाइफ मार्केट में कुछ बड़ा करना है तो अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, अपना एक निश डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम जितने भी लेजेंड्स को बात करें, अगर फॉलो करें, तो दिलीप कुमार हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे जिनको हम ट्रेजिडी किंग के नाम से जानते हैं, सीरियस ओके। रोल के लिए। अमिताभ बच्चन को हम एंग्री यंग के नाम से जानते हैं। राइट। राजेश खन्ना को सुपरस्टार, राजेंद्र कुमार को जुबली एक्टर, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, सलमान खान दबंग। तो ये सबके साथ एक इमेज लगी है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ सर्वाइव करना है, तो एक सेक्टर पकड़ना पड़ेगा। और मुझे बिजनेस कोचिंग समझ में आया और मैंने बिजनेस कोचिंग सेलेक्ट किया, और वहाँ से फिर मैं बिजनेस कोचिंग के साथ काम करने लगा। फिर मैं बोला हाउस वाइफ को नहीं लेना है, बच्चों के साथ काम नहीं करना है, जॉब वालों के साथ नहीं काम करना है, एनएलपी नहीं सिखाना है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कोचिंग के साथ काम करना है। और वहाँ अच्छा, से आपने जर्नी एनएलपी शुरू हो गई। वगैरह सारा कुछ सिखाया था सब शुरू कुछ में? सीखा है मैंने। तो शुरुआत में जब 2013 में शुरू किया तो सबके लिए काम कर रहे थे, पर 1-2 साल के बाद धीरे धीरे समझ में आया, वहाँ से जर्नी शुरू हुई बिजनेस कोचिंग की। आपने अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन यस किया वहाँ यस। पे? ओके। तो एक नाम है बिजनेस कोचिंग में, अच्छा नाम है, लोग जानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट, रिजल्ट मिलते हैं बिल्कुल। लोगों को। काफ़ी मतलब अच्छे से आप चीज़ों को समझाते हो। डेफ़िनेटली आपकी वो एक कह सकते हैं टैलेंट हर इंसान का होता है, तो आपका टैलेंट यही है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करते हो, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाते हो। तो हमारी लाइफ में जैसे सबकी लाइफ में लोग कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आप कभी भी फेल नहीं हुए, तो मतलब आपने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया। तो सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ फेलियर आता है, और फेल होने के बाद उस टाइम तो बहुत दुख होता है। बाद में समझ में आता है कि वो जो फेलियर था उससे मैंने ये लर्निंग ली और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उससे आज मुझे ये सक्सेस मिल रही है। तो ऐसे ही अगर मैं आपकी लाइफ का पूछूं कि सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आपने उस फेलियर से क्या सीखा, तो वो क्या होगा? राइट। लॉकडाउन से पहले की बात है ये बहुत बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है हमारी लाइफ की। कि हमने अपना बिजनेस कोचिंग चल रहा था हमारा, और नॉर्मल चल रहा था मुंबई और थाना में। फिर हमें स्केल करना था इसको, तो हमें समझ में आया ग्रुप कोचिंग में जाना है, अलग अलग शहरों में जाना है, उसके लिए हमें बहुत सारा फंड चाहिए था। हमने मार्केट से 40 लाख फंड उठाया, और फंड उठाने का जब हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया इंस्पायरिंग इंडिया, जिसमें हम अलग अलग शहरों में जाके प्रोग्राम रन करेंगे, वहाँ से रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू से कमाएंगे, हमारे लिए भी कमाएंगे, और जिनसे हमने पैसा लिया उनको भी हम मल्टीप्लाई करके डबल करके अमाउंट देंगे, ये हमने उनसे कमिट किया था। राइट। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ नवंबर 2019 में। पहला प्रोग्राम ने नासिक में किया, फिर नागपुर में किया, ऐसे अलग अलग शहरों में गए, और हमने एक ग्रुप बनाया, बैच बनाया। जनवरी में हमने एक पहला बैच लॉन्च किया, फरवरी में दूसरा, तीसरा बैच हमारा लॉन्च हो जाओ मार्च में, और तभी लॉकडाउन लग गया। अब ये सारे लोगों को इकट्ठा करके हमने जो बैच बनाया, सारी चीज़ें की हमने बनाया, इनसे जो पैसा आया, लॉकडाउन लग गया। मार्केट में जो हमने पैसा खर्च किया था, जो हमने किया था, वो पैसा तो डूब गया। ओके। क्योंकि क्लाइंट से जो हमने पैसा लिया वो बोल रहे सर लॉकडाउन लग गया, पैसे हमको दे दो रिटर्न, जब खुलेगा तब दे देना पैसे। अब आप बोलते हो बिजनेस कोच हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हमने उसे टाइम फ्रेम मांगा कि हम आपका पैसा दे देंगे और इंस्टॉलमेंट में देंगे, 6 महीने में रिटर्न करेंगे, ऐसे ऐसे करके रिटर्न करेंगे। बोले ठीक है। अब इनका पैसा दे दिया हमने, लेकिन जो हमारा पैसा मार्केटिंग में गया था, जो हमारा होटल वगैरह में खर्च हुआ था, वो तो हमारा वेस्ट हो गया। प्लस जिन इन्वेस्टर से हमने पैसा लिया था वो हमसे मांगने लगे पैसा, सलमान भाई चेक फिर कभी देंगे, अपने डेट बताया था, पहला करते हैं इस तरह से। और तब एकदम समझ में नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत टाइम से सोचते थे हमें ऑनलाइन में आना है, और हम ऑनलाइन में नहीं आए। ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। कुछ ऑप्शन नहीं था, मैंने मोबाइल में सर्च किया गूगल में कि किस तरह से जूम को हम चला सकते हैं। मुझे जूम चलाना भी नहीं आता था, तो यूट्यूब में सबसे छोटा वीडियो देखा, जूम चलाना सीखा मोबाइल से, और मोबाइल से हमने सेशन लेना शुरू किया अपने।
वहाँ से हमने ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। जहाँ पर हम 2-2, 3-3 लाख के प्रोग्राम बेचते थे, हमने 1,000 रुपये का प्रोग्राम बेचना शुरू किया। वही पार्टिसिपेंट को जो लोग हमारे हॉल में आए थे, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम बाई नहीं किया था, और अप्रैल के लास्ट के 14 दिन में जब लॉकडाउन लगा था, हमने लास्ट के 12 दिन में अगर हम देखें 101 लोगों ने हमारा प्रोग्राम बाई किया 1999 में, 2 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो हम सोचते हैं ना, लेट गो करते नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ समझ में आया कि आगे के लिए प्रिपेयर रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हम जहाँ बैठे हैं, ये बिल्डिंग गिर सकती है, सब कुछ कोलैप्स हो सकता है, बिल्कुल तो क्या करेंगे? रास्ते पे खड़े होकर धंधा शुरू करेंगे हम लोग, इतना कॉन्फिडेंस आ गया अब। तो फेलियर से भागना नहीं है, और जो लाइफ में गिरा है वही तुम्हें बता सकता है कैसे खड़े होना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। लाइफ में जब फेल आता है उस टाइम पे डेफिनेटली लगता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, बट फेल उन्हीं के लाइफ में आता है, फेलियर उन्हीं के लाइफ में आता है जो कुछ ट्राई कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मतलब आप अपने पोटेंशियल को यूज़ कर ही नहीं रहे हो। तो आपको अपने पोटेंशियल का यूज़ करना है, और जब अपने पोटेंशियल से ज़्यादा करने की आप कोशिश करोगे तभी फेलियर आएगा, और फिर आप उससे उभर के फिर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि कई बार क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो बाहर से कहना बहुत आसान है कि यार डर के आगे जीत है, या ठीक है सबकी लाइफ में फेलियर आता है, लेकिन जब वो फेलियर वाला फेज़ आ रहा होता है, बहुत सारे लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिनेंशियल जब आपको क्राइसिस आती है, उस टाइम में बिजनेस में कैसे आप उबर सकते हो इस फिनेंशियल क्राइसिस से? राइट। जब भी आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, जैसे मेरे साथ में आई थी लॉकडाउन के टाइम पे, जब मेरा राइट। प्रोजेक्ट फेल हो गया, हम्म। लोग पैसे मांगने के लिए खड़े हो गए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मैं मानता हूँ। ओके। क्योंकि हम किसी ना किसी निगेटिव एनर्जी से हम कनेक्टेड रहते हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या करते, मतलब मैं क्या करता था, एक वेबसाइट आती थी, उसमें दिखाते थे कोविड में कहाँ पे कितने लोग मर गए, कितना क्या हो गया। राइट वो राइट। निगेटिव एनर्जी हम कंज्यूम किया करते थे, सारी चीज़ें। डेली। और वहाँ से, हाँ, और जब ये प्रेशर बढ़ा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं जब भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ये सब टेम्परेरी रहता है, तो मैं एक गाना सुना करता था, हेडफोन लगाया करता था कान में, और सुनता था मैं उसको। अपने घर में ऐसा वॉक करता था अकेले में। गाना कौन सा और था? गाना था वो, रात भर का है मैमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी ही संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। तो अंदर से जो जोश आता था, ये रात जो है ना ढलने वाली है, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी, तो रात जाएगी सुबह जरूर आएगी। राइट। और वहां से फिर मुझे आइडिया आता था क्या करना है क्या करना है क्या करना है। ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको डायरेक्शन देगा। अब हमारे पास उस टाइम पे फेसबुक पे एड रन करने के पैसे नहीं थे। हमने कहा कहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दिमाग में आइडिया आया, यार अपने पास ऐसे बहुत सारे लोग थे, डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे क्लाइंट थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, जिनके अंडर में टीम थी। उनकी लिस्ट बनाई, इन लोगों से बात करते हैं, इनको बोलेंगे अपने लोगों को लेकर आओ वेबिनार में, ठीक है। हम इनको फ्री प्रोग्राम देंगे, और फ्री में जो भी कन्वर्ट होंगे बाद में, उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसमें हम आपको 20% देंगे। ओके। ऐसे बात करेंगे, इनको लालच देंगे। कुछ फाइनेंस वाले लोग थे, इनके पास लोग रहते हैं। ऐसे आइडियाज आने लगे, लिस्ट बनाई, उनसे एक करके बात करना शुरू की घर पे बैठ के। तो एक बंदे ने बोला कि सर 20 तो कम है, बोला 25 देता हूँ। बोला सर 30 दो, मतलब 30, ठीक है 30 देंगे। वो 50 मांगता, मैं 50 भी देने को तैयार था। उसने बंदे लेकर आया, एक इंश्योरेंस में बंदा था, उसने बोला कि हमारा एक कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी, उसको ज्वाइन करो सर, ओके। और उसमें 2,500 रुपये उसका फीस, और आप फीस मत दो, मेरे को 10,000 रुपये देना था, मैं उसमें से भर देता हूँ। भर दूँ? मैं बोला भर दो। आप 6:30 बजे का टाइम होता है, 6 बजे आना, 6 से 6:30 बजे में नेटवर्किंग होती है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आप देना 5 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन। मतलब ठीक है। मैं वहाँ पे जाया करता था, अपना इंट्रोडक्शन देता था, बोलता था 7 बजे मेरा सेशन होगा, मैं बताऊँगा घर बैठ के लॉकडाउन में कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। वही लोग आते थे, मेरे फ्री प्रोग्राम को अटेंड करते थे, 1,000 रुपये का प्रोग्राम ज्वाइन करते थे ओके। बाद में। तो बताने का मतलब ये, जब भी आपको क्राइसिस आएगी, माइंड सेट पर काम करना है आपको, इसको नेगेटिव एनर्जी को ट्यून करने की चेंज करना है। कोई गाना हो सकता है, कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग हो सकता है, जो फोकस को शिफ्ट करेगा। ओके। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा एंगेज होना है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, बस उस लूप में फंसे नहीं रहना है, राइट। उस लूप को ब्रेक करना है, बाहर निकलो। क्योंकि कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, हम प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा फंसे रह जाते हैं कि हम प्रॉब्लम को देख ही नहीं पाते इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और प्रॉब्लम से जब खुद को डिअटैच करते हैं और दूर से उस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो उसके साथ में उसका सॉल्यूशन दिखने लगता है। तो आई थिंक आप वही बताना चाह रहे हो कि राइट। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को दूर से देखना शुरू राइट। करो, वो राइट। प्रॉब्लम छोटी लगने राइट। लगेगी। और उसे देखने के लिए ना, कहीं आपको डाइवर्ट करने की कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। राइट। आपके दर्द सर में हो रहा है, दर्द यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेक्स बम लगाते हैं यहाँ पर। राइट। उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके सर के दर्द को ठीक करे, ओके। और दर्द यहाँ ही लगा यहाँ रहे।
हाँ वो बिल्कुल। क्या करते हैं, चमड़ी जलाते हैं और अब मिर्ची लगती है हमको, तो हमारा फोकस दर्द से हट के यहाँ पे आता है, चमड़ी पे आता है, हाँ मिर्ची लग रही है, दर्द भाग जाता है ऑटोमेटिक। ओके, ये ऐसे काम राइट। करते हैं। अब क्या होता है, टाइगर बम लगा मतलब आइडेक्स लगा के ना, ये स्किन को हेड एडिक्ट हो जाती है, उसको असर नहीं होता उसका। बोलते हैं टाइगर भी अब काम नहीं कर रहा, थोड़ा टाइगर स्ट्रॉन्ग टाइगर चाहिए। डुप्लीकेट आ रहा है, तो लोग बोलते हैं सॉरी आइडेक्स डुप्लीकेट आ रहा है, लोग बोलते हैं टाइगर लगाओ, उसमें टाइगर जैसे स्ट्रॉन्ग है। पंजे स्ट्रॉन्ग है, वो लगाते हैं स्किन काली कर देता है, धुआं उड़ा देता है, राइट। दर्द भाग जाता है। तो फोकस शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। राइट। वो म्यूजिक क्या करता है, कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी जो आपको ट्रिगर करती है, फोकस शिफ्ट करती है, आप पकड़ के तो प्रॉब्लम 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 और मल्टीप्लाई होती है। बेसिकली ये पूरा जहाँ तक मुझे समझ में आता है, पूरा हार्मोन्स का गेम होता है। जो राइट 4 आपके हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, उनको किस तरह से आप ट्रिगर कर सकते हो। राइट डोपामिन वगैरह कैसे आप अपनी बॉडी में फिर से डाल सकते हो, जिससे आपको एड्रेनलिन रश वगैरह कैसे आपको आएगा, कैसे आपको जोश आएगा अपना काम फिर से करने के लिए। तो उसके लिए वही डिफरेंट चीज़ें हैं, किसी को गाने से आता है, किसी को वर्कआउट से आता है, किसी को रनिंग से आता है, किसी को योगा से आता है। तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो कि आपको किस चीज़ से सुकून मिल रहा है और राइट किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। अब वो करना शुरू करोगे, अपने आप आपको लगेगा ठीक है यार, इसमें फोकस करते हैं, अभी ये काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी और फिर आप उससे धीरे धीरे बाहर निकल आओगे। राइट। सो जैसे हम लोग बातें करते थे फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में अक्सर, कि हमें फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमारे अकाउंट में इतने रुपए हो जाएं, 6 करोड़ हो जाएं, तो इसका इंटरेस्ट इतना आएगा कि हमारी लाइफ इजीली चल जाएगी। और फिर उसी टाइम पे बात चलती थी कि यार लाइफ में ना, एक तो हमारा एक्टिव इनकम होता है जिसमें हम जॉब करते हैं, तो एक्टिव इनकम हमारी आती रहती है, सैलरी आती रहती है। बट सपोज़ अगर कोई एक्सीडेंट हमारा हो जाता है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और मैं उस जॉब पे नहीं जा पाता हूँ, तो मेरी अर्निंग आना नेक्स्ट डे से ही बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास पैसिव इनकम के सोर्सेज होने चाहिए। और फिर लोग एक स्टार्ट करते हैं बिजनेस करना। बट वो बिजनेस करते करते धीरे धीरे पता चलता है कि यार बिजनेस में तो मेरे को 24 घंटे घुसे रहना पड़ रहा है। जॉब ज़्यादा इजी थी, 9 से 5 होती थी, ये बिजनेस तो 12 से 12 है। मतलब दिन भर इसमें मैं सोचता हूँ, लगा रहता हूँ, रात में सो रहा हूँ तो भी सपने इसी के आते हैं। तो एक बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे डाल सकते हैं? राइट। नॉर्मली जब बिजनेस शुरू करते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। राइट। और चलता भी अच्छा है क्योंकि हम पूरी एनर्जी लगाते हैं, हर चीज़ हम हैंडल करते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है। राइट। और बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बच्चों को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखते ही देखते ना टाइम निकलता है। अब जो 8 घंटा मेहनत कर रहे थे, आप 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं और टीम भी है आपके पास। अब कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं जो पहले सेटिस्फाइड था, आप भी परेशान है, आप भी टेंशन में आ रहे हैं, हो क्या रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हर काम हमारे ऊपर चलते लोड होते बढ़ते जाता है। शुरुआत में 10 बिल थे, आज 110 बिल हो गए। 10 बिल हैंडल कर पा रहे थे, अब 110 हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है, हम टीम को एम्पावर नहीं कर पा रहे, टीम को सिखा नहीं पा रहे। हमें हमारे काम के एसओपीज बनाने हैं, हम एसओपीज नहीं बनाते हैं। मैं ये अभी मेरी जरा लड़की काम कर रही है और वो कॉलिंग करती है, बहुत अच्छा करती है, 10 साल से काम कर रही है। अब धीरे धीरे इसकी पोजीशन बढ़ती गई है। अब हमें टीम को हायर करना है, तो हम कैसे बनाए उसके, कैसे सिखाएंगे लोगों को। मैंने उसको बोला तू जो कॉल करी 10 कॉल कर, रिकॉर्ड कर। उसको हमने क्लब किया, उसका एक लिखा उसमें प्री डेटा इवेंट से पहले कॉल किस तरह से किया जाता है, उस पर हेडलाइन दिया हमने, उसको डाल दिया हमने, अनलिस्टेड वीडियो बना दिया उसको। ठीक है। टीम को जो भी हम हायर करें उनको बोलते हैं सुनो इसको, अंडर 1 घंटे का वीडियो सुनो, स्क्रिप्ट लिख, कुछ क्वेश्चन लिख दिया, इसको सॉल्व करो। वो टीम वो सीख रही है, जो लड़की आज कर रही है सेम वही स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। 10 ऑब्जेक्शन दे दिया टेलीफोन पे, 10 ऑब्जेक्शन है कि क्लाइंट बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैडम बाद में कॉल करना, मैडम बताता हूँ, मैं सोच कर बताता हूँ। ये 10 ऑब्जेक्शन है कि इसके आंसर क्या, क्या आंसर भी रेडीमेड दे दिया। ये हम नहीं कर पाते, काम का एसओपी नहीं बना पाते हैं। आज मैं एक रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहा हूँ, उसके ओनर के साथ काम कर रहा हूँ, उनका लड़का है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे फादर जो है ना शेफ है और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, नाम है उनका, नाम की वजह से लोग आते हैं, उनकी एज हो गई है, ओके। बिजनेस उन्होंने शुरू किया था, अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनके अंडर में हमने काफ़ी सारे शेफ तैयार किए, वो शेफ सीखते हैं और काम सीख के निकल जाते हैं वहाँ पर। अब हमें फादर का ऑल्टरनेट तैयार करना है, कैसे करें क्या करें। मतलब भाई एसओपी बनाना इसका, जो जो डिशेस बना रहे हैं उसका एसओपी बना दो। बटर चिकन बना रहे हैं, कितना चिकन जा रहा है, कितना क्वांटिटी में क्या जा रहा है, कितना क्या जा रहा है, लिखो सारा, सारा हमने एसओपी बना दिया उसका। वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ट्रेनिंग दो उसको वहां पर। अब किसी को भी हम आराम से जूनियर को किसी को तैयार कर सकते हैं वहां पर। तो यहां पर बिजनेस ओनर को एसओपीज बनाना बहुत जरूरी है, काम के हर एक चीज के। टीम को तैयार करना बहुत जरूरी है, हम लोगों को नहीं बनाते हैं। ओके। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अभी जैसे आप करें, हमने बोल दिया कि मेरी जगह बैठ के तुम ये कर दो, टेलिंग करते हैं, डेलीगेशन नहीं करते हैं। ओके। अब वो बंदा गड़बड़ करेगा, बैठना कैसे है, इस माइक को एडजस्ट कैसे करना है, कैमरे को कैसे रखना है, क्या उसको कैसे कनेक्ट करना है, लिख के प्रोसेस बताना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या करो, अभी हम लोग बात करें, उस बंदे को रखो सामने, 10 पॉडकास्ट में ले रहा हूँ, आपको सिर्फ बैठ के मेरे को देखना है,
ऑब्जर्व करना है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आई डू यू सी, मैं कर रहा हूँ आप देखो। ओके, मैं अगर सेल कर रहा हूँ आप सिर्फ मेरे साथ बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करो और रिपोर्ट बनाओ आपने क्या सीखा उसमें से 10 मीटिंग में। 10 मीटिंग का तो वापस हम चलेंगे अगली 10 मीटिंग में आई डू यू सी, इफ यू हैव स्ट्रॉन्गर पॉइंट यू कैन टेक ओवर, आप लेके जाओ उसमें बात करो, बीच में अब आपको इंटरप्ट करना है और फिर क्लोजिंग के लिए मैं आ जाऊंगा। पहली 10 मीटिंग में सिर्फ सुन रहा था वो, अगली 10 मीटिंग कुछ ना कुछ बीच में बोलेगा वो, राइट, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तक हमने क्लोजिंग नहीं दिया है। थर्ड मीटिंग में उसको बोलेंगे अब 10 मीटिंग में दे रहा हूँ, 10 मीटिंग में आपको हैंडल करना है, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर बन के बैठूंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं ऑब्जर्वर बन के बैठूंगा, 10 मीटिंग उसको दूंगा मैं, तो हो सकता है धंधा मेरे हाथ से चला जाए। धंधा हाथ से जाना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको खड़ा नहीं करते हैं। भाई जाएगा तो भी 10 ही मीटिंग जाएगा, तुम्हारा 10 क्लाइंट जाएगा, तुमने चैरिटी कर दिया, राइट। तुम देने को तैयार ही नहीं हो, तुम भी तो गलती करके सीखे हो ना, राइट। यहां 10 मीटिंग में जब वो हैंडल करेगा कुछ नहीं जाएगा, हम बाद में उसको बता सकते हैं कहाँ क्या करना है क्या करना है। फिर फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, अब मिलके करेंगे, वीडियो करेंगे। तूने देखा है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे हाथ से भी कुछ चल गई है, तुझे पता है, और तू कहाँ गलती कर रहा है मैं भी देख रहा हूँ। तो जहां मैं टच करता हूँ तू नीचे पैर टच करना, मैं ट्रैक पे आ जाऊंगा, तू क्लोजिंग की तरफ लेके जहां तू गड़बड़ करेगा मैं तेरे को टच करूंगा, तू शांत बैठना, मैं क्लोजिंग करके आऊंगा। ऐसे करके बंदा तैयार करना पड़ता है हमारे को। और 5वें बार जब हम जाएंगे, अब तू इंडिपेंडेंट है, अब तेरे को अलग अपनी टेरिटरी बिल्ड करना है और तेरे नीचे मेरे को एक और बंदा चाहिए, जैसे मैंने तेरे को तैयार किया। सेम उससे भी ये एक ऐसे प्रोसेस था। है। अब ये प्रोसेस को तैयार करने के लिए मुझे 1.5 से 2 महीना 3 महीने लगेगा। ओके, 1.5 से 2 से 3 महीना हम लगाने को तैयार नहीं, हमको यूं रिजल्ट चाहिए। हमने बोला नहीं कर रहे यार, तुमसे ना हो पाएगा, हट जाओ, लोग सही मिल ही नहीं रहे सर। हमें प्रोसेस नहीं पता है काम का, तो हमें हर एक चीज प्रोसेस सीखना पड़ेगा, तब जाके टीम तैयार होगी आपकी। राइट। मतलब टीम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट अगर आपको रहना है किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में, तो जब आप टीम बनाते हो तो आपके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं, और वो जो काम होता है ना, वो एक तरह से आप समझ लो कि एक कन्वेयर बेल्ट जैसी होती है, कि आपने कुछ किया, अगले बंदे को उसमें कुछ करना है, तीसरे बंदे को उसमें कुछ करना है। तो अगर एक बंदा भी रुकता है तो पूरी बेल्ट रुकती है। तो आप में अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको अपना काम टाइम से करके देना है, अदरवाइज आपकी वजह से डिले हो जाएगा सारा काम। तो एक इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप टीम बना के काम करो, और धीरे धीरे करते करते खुद को फ्री कर लो, वहाँ से निकाल लो, और टीम को ऐसे चलने दो। राइट। राइट, तो काफ़ी अच्छा मतलब रूल है। दूसरा प्रोडक्टिविटी अगर आप देखोगे, मैं अगर 100 रुपये निकाल रहा हूँ, मैं 100 रुपये निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक बंदे को तैयार किया, मैं एग्री करता हूँ वो 100 रुपये नहीं निकालेगा, ओके, वो 60 निकालेगा, 70 निकालेगा, 75 निकालेगा, मतलब 75 ही निकाल रहा है वो। मैं 100 निकाल रहा हूँ, 75 25 ही तो कम निकाल रहा है मेरे साथ। अगर 75 वाले 2 बंदे भी मैंने खड़े कर दिए तो 150 निकाल रहे हैं वो लोग प्रोडक्टिविटी, मेरे से 50% ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो मैं क्यों घुसा हूँ वहाँ पर? मैं जब टीम को तैयार करूंगा, इनको यहाँ पे खड़ा करूंगा, तो मैं इनसे बड़े चैलेंजेस ले सकूंगा, बिल्कुल, राइट। मैं अगर इनसे लाख वाले काम करवा रहा हूँ तो मैं करोड़ वाले करवा सकता हूँ, मैं अगर 1000 वाले काम करूँ तो मैं लाख वाले टास्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पर लोगों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। तो जैसे आप अपना जैसे कोचिंग भी चलाते हो, उस कोचिंग में आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो, जो हमारे जो भी दर्शक उसे देख रहे हो, तो उनके लिए भी एक कुछ सीखने को मेरे लर्निंग एक क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ, सक्सेस बहुत ज़बरदस्त, गारमेंट इंडस्ट्री में। अच्छा, ठीक है, इनका 1 CR का टर्नओवर था, हम्म, 1 CR, सॉरी, इनका टर्नओवर था 6 CR पे था। 6 करोड़ की कंपनी को हम 1 साल में 30 करोड़ पे लेके गए। 30 करोड़, 6 CR से 30 CR पे लेके गए, राइट। अप्रोक्सीमेटली 5 CR बोल सकते 5x, हैं उसको, हाँ, 5x लेके गए हम लोग उसको, ठीक है, राइट। अब ये कैसे लेके गए? टीम बिल्डिंग से लेके गए। हमने यहाँ पर डेलीगेशन प्रोसेस सेट किया, हमने SOP सेट किया, और हमने टीम को बोला कि आपका सैलरी नहीं मिलेगी आपको, ओनली इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कल्चर हमने सेट किया सेल्स टीम का। जो टीम 1 करोड़ का से कम का बिजनेस लेके आती थी, उसी में से कुछ सेल्समैन ऐसे थे 7.5 और 8 करोड़ का बिजनेस लेकर आए, क्योंकि उनको 2% इंसेंटिव मिल रहा था। 7.5 करोड़ का टर्नओवर लेकर आए, मतलब वो लोग 15 लाख का रेवेन्यू लेकर आए। 15 लाख का उनके अकाउंट में गया, अगर आप देखोगे, राइट। राइट, मैं उनको प्लान बताता, सारी चीज़ें बताता, 3 महीने का फर्स्ट क्वार्टर के बाद बोलते थे मेरे को, सलमान सर आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, मैंने आपसे पहले ही प्लानिंग करके रखा है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा फिक्र है, मेरे को ना यहाँ पे घर लेने का है, बम्बई में ये जगह एक नाला सुपारा, मेरे को वहाँ पे घर लेना है, और घर की कीमत मैंने देखा है 50 लाख उसकी घर की कीमत आ रही है, 48 तक मिल जाएगा मेरे को। तो मैं 2 साल में 10-20 करोड़ का धंधा करूंगा, 20 करोड़ का धंधा करूंगा, 40 लाख मिल जाएगा मेरे को, और 10-15 लाख में उठा लूंगा, मेरे सेविंग से, फैमिली उठा लूंगा, यहाँ से यहाँ वहाँ उठा लूंगा, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से उठा लूंगा, मेरे को घर लेना है, रोकड़े पे घर लेना है। मतलब इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे। ओनरशिप आ गई, ओनर बैठ रहा है अपने बिजनेस के लिए कि मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, क्योंकि उसका धंधा है।
एम्प्लॉय को तो पगार मिल रही है ना। राइट। जैसे ही आप इंसेंटिव कल्चर डालते हो, इतने सारे ओनर खड़े हो जाते हैं आपके बिजनेस में, इतने सारे ब्रेन आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए लग जाते हैं। तो ये कल्चर जब आप डेवलप करते हो, टीम बिल्डिंग हो गया, एसओपीज हो गया, इंसेंटिव कल्चर हो गया, राइट। बिजनेस रॉकेट की तरह आपका ग्रो होता है। बिल्कुल। तो ऐसे हमने बहुत सारे बिजनेस ग्रो किया इस तरह से। ओके, सो अगर मैं आपकी कोचिंग की बात करूं कि इसमें आपकी कोई एक ऐसी क्वालिटी या कह सकते हैं इसकी यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी ये है कि 100% इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम देखें, बहुत सारे लोग ना एक फ्रेमवर्क देते हैं, कोर्स डिज़ाइन करके देते हैं, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, गारमेंट आ रहा है, ट्रेडिंग आ रहा है, सर्विस इंडस्ट्री आ रही है, हर इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, और सबको एक ही फ्रेमवर्क पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। अलग अलग फनल बना दिया, अलग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। सबके चैलेंजेस अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है। कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, मैं समझता हूँ वो देना चाहिए, बराबर है, लेकिन सबकी तकलीफ अलग है, ये हमने अंडरस्टैंड किया। ओके। हम क्या करते हैं, बिजनेस के फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ होती है, और वहाँ पर मैं उनसे पूरी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उनके क्या क्या चैलेंजेस है, लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या है, कहाँ किस तरह से किया, कितने क्लाइंट से किया, और उसके बेस पे मैं कस्टमाइज प्लान बना के देता हूँ मैं उनको 90 डेज का। ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या करना है, सेकंड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में क्या करना है। और वो देने के बाद मैं बोलता हूँ उनको, ये मैं देने के बाद मैं ये मान के चलता हूँ, जो मेरे पास जो पार्टिसिपेंट आएंगे मेरे देने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, ओके। इतने अच्छे नहीं है, और मेरे पास मैं ये मानता हूँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो लोग। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे साइड से एक बंदा देता हूँ उनको, अकाउंटेबल पार्टनर देता हूँ मेरी टीम में से। वो एवरी वीक उनको कॉल करता है और पीछे लगता है, उनसे करवाता है। इतना पीछे लगता है, इतना पीछे लगता है कि झक मार के उनको करना पड़ता है, रिजल्ट तो आता ही है। मैंने बोलता हूँ, हम लोग जो है ना, बचपन में मास्टर छड़ी से मारा करते थे हमको, खड़ी स्केल से मारते थे। हम लोग वो फटके कैटेगरी वाले लोग हैं, हम लोग सीधी तरह से करेंगे जब तक कोई पुश नहीं करेगा, पुश करने वाला चाहिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीछे लग के इनसे करवाती है, और इसलिए इनको रिजल्ट आते हैं। तो 100% इम्प्लीमेंटेशन कोर्स है हमारा। एक क्वेश्चन ये आता था, जैसे आपने बताया कि कोई भी बिजनेस है उसको जब तक ऑटो पायलट मोड पे नहीं डालोगे तब तक आप और ज़्यादा उसमें ग्रो नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप फ्री नहीं हो जाओगे इस बिज़नेस से तब तक आप उसमें दिमाग लगा के उसको और ज़्यादा बेटर मतलब बड़ा नहीं बना सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बिजनेस ओनर के बिना बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे बिजनेस ओनर वहाँ से निकलता है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ऑफिस के अंदर ही एक छोटी सी टी शॉप थी, और वहाँ पे पास्ता, चाय और ये सारी चीज़ें, ब्रेड वगैरह, ये सारा कुछ मॉर्निंग में वो देता था। शुरू में ओनर बैठता था तो वो शॉप भरी रहती थी, 3-4 उसके एम्प्लॉई थे, छोटे छोटे अपने वो इंडक्शन लेके उस पर बनाते रहते थे, मैगी वगैरह सारी चीज़ें बनाते रहते थे और वो देते रहते थे। बट कुछ दिन बाद उसका ओनर 1-2 महीने था शायद, उसके बाद से वो हट के शायद दूसरी जगह कहीं उसने स्टार्ट कर लिया होगा, यहाँ का सोचा होगा चलो यहाँ पे तो चली गया, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। बट उसके जाते ही विदिन 15 to 20 डेज़ मैंने देखा कि कोई वहाँ पे अपना काम नहीं कर रहा था। हम लोग जाते थे कि चाय दे दो, और फिर हम 15 मिनट बाद फिर जाते थे कि चाय हो गई, तो पता चलता था हमारी चाय किसी और को दे दिया, हमारी अब फिर से बनाएगा, 10 मिनट और लगेगा। तो फिर हम लोगों ने कह दिया कि यार ये बहुत टाइम लगाता है, छोड़ो, इस पे लेते ही नहीं है, ये वाला बंदा ये जल्दी बना देता है, इस पे ले लो। तो धीरे धीरे फुटफॉल बहुत कम होता गया, और बहुत ही ज़्यादा डाउन होते होते एक दिन देखा हमने कि वो शॉप बंद हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि सारा एसओपीज़ बनाने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ओनर नहीं है? राइट। यहाँ पर ना 3 चीज़ आती हैं आपके बिजनेस में। एक तो आपका कस्टमर आता है, एक बिजनेस ओनर आता है, और एक आपके एम्प्लॉयज आते हैं, टीम आती है। ठीक है। ये 3 स्टेक होल्डर हैं आपके बिजनेस में, राइट। तीनों का विन विन होना चाहिए। मैंने टीम को सिखा दिया, टीम को क्रिएट कर दिया, बिजनेस आ रहा है, पैसा मेरे गले में आ रहा है, कस्टमर को वैल्यू देना है। टीम का क्या फ़ायदा, टीम को क्या मिल रहा है? टीम को ओनरशिप मिलना चाहिए, टीम को उसका फाइनेंशियल ग्रोथ मिलना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए, उसको करियर ग्रोथ मिलना चाहिए। ओके। वो नहीं मिलती है टीम को। वहीं पर वो जो बंदा था आपका, उस जो बंदे बैठ उसका जो कोई किसी को भी लीडर बना के एक परसेंटेज दे देता, मेरे को इतना छोटा मार्जिन दे, बाकी तेरा है, तू संभाल इसको, तू कर, जैसा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, तू उसको डेवलप ठीक कर। है। दिल बड़ा नहीं होता है, बड़ा दिल चाहिए आपको। उनको और छोटे ये कर, अमाउंट का बड़ा हाँ, हिस्सा चाहिए, बड़े का राइट। मुझे एक बिजनेस नहीं, मुझे 100 बिजनेस खड़े करना है। राइट। भले मेरे को 10% 4% 4% ही आएगा, लेकिन 100 बिजनेस से 4% अगर आप पकड़ो तो कितना हो जाएगा? वो 400% हो जाएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो। राइट। राइट। 100 बिजनेस से आ रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा, सारी चीज़ तो ओनरशिप तुम्हारे हाथ में रहेगा, तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। अगर ओनरशिप उसके हाथ में रहेगी, उसको बोलना भी नहीं रहेगा सुबह 6 बजे खोल, उसको पता है भाई धंधा करना है मेरे को, इतना पैसा आएगा, 10 सेंटर चल रहे हैं, किसने अच्छा परफॉर्म किया उसको मैं अवार्ड दे रहा हूँ, अलग से मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ उसका, टॉप किसने परफॉर्म किया, फिर कॉम्पिटिशन आएगा इसमें, वहाँ पर मार खा जाते हैं। टीम मेंबर का भी सोचना पड़ेगा हमें,
उसका घर कैसे चले, उसके घर में मर्सिडीज आ जाए, उसका घर का कैसे किस तरह से हो सकता है, उसके घर के बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में सोचना है, अपनी गाड़ी अपने घर के बारे में नहीं सोचना है। राइट। जब उसकी गाड़ी उसके घर के बारे में, उसकी सिक्योरिटी उसकी फ्रीडम के बारे में सोचोगे, आपको तो बाई डिफॉल्ट आने ही वाला है। बिल्कुल। यहाँ मार खा जाते हैं बिजनेस वाले, बड़ा सोचते नहीं है। बिल्कुल। सो आपको बेसिकली सबके फ़ायदे के बारे में सोचना राइट, है, आपको अपने बिज़नेस में खुद को सेंटर में नहीं रखना है, आपको एम्प्लॉइज़ को भी सेंटर में रखना है कि जब हमारा प्रॉफ़िट होगा तो उस तक प्रॉफ़िट कैसे पहुँचेगा। क्योंकि प्रॉफ़िट अगर करवाना है तो काम करने वाले आपके अंडर में जो लोग हैं वही लोग हैं, और जब तक वो लोग प्रॉफ़िट करवाना नहीं चाहेंगे तब तक प्रॉफ़िट नहीं हो राइट, सकता है, अगर आप खुद से वहाँ से अगर निकलना चाहते हो तो। सो अगर अगर आपको ओनर फ्री रखना है कि अगर आपका ओनर जो भी है, जो बिज़नेस ओन करता है, ज़रूरत ना पड़े उसकी उस बिज़नेस में, तो आपको एसओपीज़ बनानी पड़ेगी जिसमें सबके फ़ायदे के लिए आपको एसओपीज़ बनानी पड़ेगी राइट, कि हमारे बिज़नेस में अगर ये चीज़ आती है तो उससे किसको-किसको कितना-कितना स्टेक होल्डर्स बेसिकली कौन-कौन से हैं, और हर स्टेक होल्डर्स को क्या-क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, राइट। उसके बिज़नेस के सबसे आगे पहले तो बढ़ने से। बिजनेस ओनर को ये सब चीज़ें सीखना पड़ेंगे। ये सीखते नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। ओके। सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखो, सिस्टम डालो, इम्प्लीमेंट करो, बिजनेस ग्रो राइट। होगा। बहुत बिज़नेस बड़ा फेल फ्यूचर क्यों इंडिया होते में। हैं? बिजनेस फेल होने का रीज़न ये है कि एंटरप्रेन्योर सबसे पहले तो उसका एक इंटेंट नहीं होता है, उसका माइंडसेट नहीं होता है। ओके। दूसरा, वो इंडिविजुअल और एंटरप्राइज में फ़र्क नहीं कर पाता। मतलब मैं सलमान खान एक इंडिविजुअल, मेरी कंपनी सफल ट्रांसफॉर्मेशन एंटरप्राइज है, दोनों को हम मिला देंगे, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अलग हूँ और मेरी कंपनी अलग है। राइट। अब मेरे बिजनेस को मुझे थाना और मुंबई से निकल के पूरे महाराष्ट्र में लेके जाना था, नासिक में, नागपुर में, पुणे में, सब तरफ पूरे महाराष्ट्र में स्केल करना था, बाद में पूरे इंडिया में लेके जाना था। लेकिन मेरे को लगता था यार, कौन पुणे जाएगा। मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे, गोली चल रही थी, मतलब ऑलरेडी माइंड को इतना चक्कर, ब्लड प्रेशर रहता है यार, ऑलरेडी गोली चालू है। कौन जाएगा पुणे में, जगह देखेगा, ऑफिस देखेगा, रेनोवेट करेगा, वहाँ बैठेगा, फिर इंडस्ट्रियल एरिया का डेटा निकालेगा, विजिट करवाएगा, टीम रखेगा। मुझे लगता है बिजनेस को स्केल करने के लिए मुझे जाना है। राइट। भाई मार्केट में लोग हैं जो जा सकते हैं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को देखना है कौन लेके जा सकता है। मार्केट में कोई बोलता है, गणेश नाम का बंदा बोलता है सर मैं लेके आ सकता हूँ, कितना लेगा, 5 लाख लूंगा। ये 2.5 लाख लेके जा, तू देख के पूरा सेटअप कर, मैं घर पे जाके आराम करता हूँ। ये कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है इंडिविजुअल। बिजनेस को ग्रो करने के लिए सिस्टम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगा। इंडिविजुअल खर्चा करने को तैयार नहीं है। इंडिविजुअल बोलता है, नहीं, इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अलग करना पड़ेगा। बिजनेस को ग्रो करना है, टैलेंटेड स्टाफ को लाना पड़ेगा। लेकिन हमको चाहिए इंडिविजुअल, क्या चाहिए, भरोसे वाले लोग चाहिए। अब ठीक भरोसे है। वाले लोग कहाँ मिलेंगे, वाइफ का भाई मिलेगा गाँव में, साला मिलेगा, कजिन मिलेगा, रिश्तेदार मिलेंगे, रिश्तेदारों की फौज भर कर जमा कर देगा वहाँ। बिजनेस रिश्तेदारों से नहीं चलेगा, टैलेंट से चलेगा। अब रिश्तेदारों में क्या होता है, इसको कुछ बोलो तो ये नाराज हो रहा है, इसको बोलो तो उसको नाराज हो रहा है, रूठने मनाने में पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, राइट। और शाम में घर भी जाना है। तो यहाँ पर हम चैलेंज हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल और इंटरप्राइज को अलग करना पड़ेगा। जिस दिन हमने इसको अलग कर दिया, मैं अलग हूँ और मेरी कंपनी अलग है, और कंपनी को ग्रो करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब मुझे करना है। भले मुझे पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन कंपनी को ग्रो करना है, ओके। तो कंपनी आगे बढ़ेगी। राइट। सो अगर करंट की बात करें 2025 में आपको क्या दिखता है, किस चीज़ में ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? अभी क्या मार्केट में एक गैप दिख रहा है आपको? मुझे तो हर इंडस्ट्री में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। इंडिया इंडिया से बढ़िया देश कोई नहीं है अगर हम देखें। और जिस तरह से अभी ट्रेड वॉर ये सब चीज़ चला है, जो भी हुआ है, सारी चीज़ें, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। चाइना के साथ अभी देखा है हमने, सारी चीज़ें हुई हैं, इतना सारा टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी भी सारा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन हम पोटेंशियल कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, हर इंडस्ट्री के लिए 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। कितना बड़ा बायर है हमारे पास, पूरी बिल्कुल। दुनिया माल बेच रही है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरह से कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और जैसे नॉर्मल अगर मैं एक जिम का एग्जांपल देता हूँ, जब हम जिम में जाते थे तो वहाँ पे लोग बातें करते थे कि यार जिम कर रहे हो, ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, खुद से कर लो, ट्रेनर फालतू का 3,000 रुपये लेगा महीने का, क्या ही करोगे उससे लेके। तो मैं नॉर्मल उनसे ये क्वेश्चन पूछता था कि आप मतलब तुमने देखा है विराट कोहली अच्छा खेल रहा है तो वो कहता है कि मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो इतना अच्छा खेलता हूँ, तो मुझे किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। या सचिन तेंदुलकर कहेगा मैं तो गॉड हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी कोच की, मैं अपने से खेल लूँगा। हर इंसान अपने आप को जब देखता है तो उसको वो कमियां नहीं दिखाई देती हैं। जब कोई दूसरा बंदा देख रहा होता है और वो भी उसमें एक्सपर्ट होता है तो उसमें बताता है कि तुम्हारा अगर ये चीज़ इसको हल्का सा चेंज कर लोगे तो उसमें और ज़्यादा तुम बेटर परफॉर्म कर सकते हो, अपने स्पोर्ट को बेटर कर सकते हो, जिम में अपने मसल ग्रुप को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, या क्या गलत करे जिसकी वजह से तुम्हें इन फ्यूचर इंजरी हो सकती है।
सेम वैसे ही बिज़नेस के लिए भी लोग बात करते हैं कि नहीं मुझे तो खुद से बिज़नेस अपना चलाना है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी खुद की गलतियों से अगर सीखना शुरू करोगे तो आपके लिए पूरी लाइफ छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि खुद की गलतियाँ आप करते रहोगे और फेल ही होते रहोगे। तो ज़रूरी है कि इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिनको इसका एक्सपर्टीज़ है, जो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उनके फेलियर्स को देख रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर देखता है डिफरेंट तरह के पेशेंट को, तो उनके पास दूसरों के फेलियर से इकट्ठा हुए इतने सारे एक्सपीरियंस हैं जो वो बता सकते हैं आपको देख के कि तुम ये वाली गलती कर रहे हो, तो अभी के लिए ये चीज़ मत करो, इसकी जगह ये कर लो। तो आपके रास्ते को बेसिकली वो चेंज कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट आपको शायद 4 साल में आता है वही रिज़ल्ट आपको 6 महीने या 1 साल में आ सकता है। तो बिज़नेस कोचिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, वो लोगों को समझना होगा, और इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने ये काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि क्या-क्या गलतियाँ लोग करते हैं और किस तरह से वो एक छोटी-सी कोचिंग लेके या एक छोटी-सी क्लास लेके, एक छोटा-सा कोर्स लेके अपने बिज़नेस को और अच्छी एक ग्रोथ देख सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा सर, सलमान सर आपसे बात करके, और बहुत ही आपने बहुत अच्छे इनसाइटफुल कन्वर्सेशन रही अपनी, और बहुत ही अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सो यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू आने के लिए सर यहाँ सो पे। थैंक यू अश्विनी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी ऑडियंस को इससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। सो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सो यही था आज का पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या आपको एक पॉइंट यहाँ से अच्छा लगा जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। बहुत सारी बातें हुई हैं बट कोई एक पॉइंट यहाँ से उठाना, टेक अवे ले जाना और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और 3 महीने बाद जब लगे तुम्हें कि हाँ इसका कुछ असर आया आपके बिजनेस पे, तो वो भी आके लिखना। यही हमारी फ़ीस है। सो सर का जो भी सोशल मीडिया का लिंक्स है वो सर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे रील्स एंड शॉर्ट्स आने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको रील्स देखने को मिल जाएंगी। सर का चैनल आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं जो बिज़नेस के ही बारे में बात होती है, जहाँ पे आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।